I am Dr. Meenu Jain, Associate Professor and Head, Department of Economics, DAV College for Girls, Yamunanagar. Today the topic is investment multiplier, its working and importance. In this lecture, I am going to cover meaning and definition of multiplier, relation of multiplier with marginal propensity to consume and marginal propensity to save, assumptions, working of the multiplier, importance and criticism of multiplier, in the end, references and frequently asked questions. The concept of multiplier was first developed by R.F. Kahan in his article, The Relation of Home Investment to Unemployment in 1931. Kahan's multiplier is the employment multiplier. मल्टीप्लायर का कंसेप्ट सबसे पहले R.F. काहन ने अपने आर्टिकल द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट में दिया। उनके मल्टीप्लायर को एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब इनिशियली हम अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में कई टाइम्स इंक्रीज होता है। केन्स ने वहीं से ये आइडिया लिया और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फॉर्मुलेट किया। मल्टीप्लायर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मल्टीप्लायर केन्स के आय और रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। व्हाट इज मल्टीप्लायर? द मल्टीप्लायर is the ratio of change in income to change in investment. मल्टीप्लायर किसे कहते हैं? मल्टीप्लायर रेशियो है किसके बीच में आय में परिवर्तन होता है क्योंकि निवेश में परिवर्तन हुआ है। It shows the income will increase by k times when there is an increase of investment. जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो इनकम में भी परिवर्तन होता है। उतना परिवर्तन नहीं होता जितना इन्वेस्टमेंट में हुआ। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए तो इनकम में 100 रुपीज से ज्यादा जो है इनकम में वृद्धि होती है। के टाइम्स इंक्रीज होता है और के टाइम्स को ही मल्टीप्लायर कहा जाता है। So whenever an investment is made in the economy, the effect is an increase in aggregate demand, not only by the amount of original investment, but by something much more than that. K is a power or relationship between the initial investment and the ultimate increase in income. जितना हमने शुरू में करते हैं इन्वेस्टमेंट और इनकम में उससे कहीं ज़्यादा जो है इंक्रीज होता है और के जो है वो उस रिलेशनशिप को बताता है। इन द वर्ड्स ऑफ केन्स, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहती है तो मल्टीप्लायर एस्टैब्लिशेस अ प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुल आय में, कुल रोजगार और निवेश की दर में एक प्रिसाइज रिलेशनशिप पाया जाता है। सिंबॉलिकली हम मल्टीप्लायर को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम एंड डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर is determined by marginal propensity to consume. Higher the value of marginal propensity to consume, higher will be the value of multiplier. It implies a direct relationship between multiplier and marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, मल्टीप्लायर की भी उतनी अधिक वैल्यू होगी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितना अधिक होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होगी।
आपको मालूम है y इज इक्वल टू C प्लस I। अगर इनकम में चेंज होता है तो C में भी चेंज होगा और I में भी चेंज होगा। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I। C is equal to C0 plus BY. C0 autonomous investment, B is marginal propensity to consume and Y income. अब जब इनकम में चेंज हुआ कंजम्पशन में भी चेंज होगा। C0 प्लस B डेल्टा Y। डेल्टा C की जगह हम इस वैल्यू को लिख रहे हैं, हम इसमें से C0 नहीं ले रहे हैं बिकॉज वी वांट टू सी द चेंज। डेल्टा y इज इक्वल टू b डेल्टा y प्लस डेल्टा I। अब इस पार्ट को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। चेंज इन y माइनस b चेंज इन y इज इक्वल टू डेल्टा I। डेल्टा y को कॉमन लिया, 1 माइनस b इज इक्वल टू डेल्टा I। अब इस इक्वेशन को हमने डेल्टा I से डिवाइड कर दिया। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा I इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस b। डेल्टा y ओवर डेल्टा I अभी आपको बताया था इट इज k इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस b क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। k इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम k इज इक्वल टू 1 ओवर MPS। MPS की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग k की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल MPC इज 0, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे k? 1 ओवर 1 माइनस 0। MPC की जगह हम लिखेंगे 0, k की वैल्यू 1। अगर MPC 1/2 है तो k इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 0.5, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। MPC अगर 1 है तो 1 ओवर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है इनकम में भी उतना ही इंक्रीज होगा, मल्टीपल चेंज नहीं होगा। और अगर मल्टीप्लायर इंफिनिटी है तो इसका मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होता है तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा चेंज होगा और हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं। तो k जो है कॉफिशिएंट k के 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में k की जो कॉफिशिएंट है k की वैल्यू है 1 से लेकर इंफिनिटी तक के बीच में होती है। नाउ assumptions. Number 1 assumption is there is change in autonomous investment. इसमें चेंज होगा, अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र निवेश में परिवर्तन होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? करंट इनकम पे। आज मुझे सैलरी मिली तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा? आज की सैलरी पे, करंट टाइम की सैलरी पे। पास्ट सैलरी पे कंजम्पशन डिपेंड नहीं करता है। देयर इज नो टाइम लैग इन द मल्टीप्लायर प्रोसेस। इसमें है कि मल्टीप्लायर प्रोसेस साथ के साथ शुरू हो जाती है। आज निवेश हुआ, अभी आय बढ़ जाएगी और साथ के साथ में कंजम्पशन बढ़ जाएगा। There is less than full employment level in the economy. अर्थव्यवस्था में
पूर्ण रोजगार से कम का स्तर पाया जाता है। देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी होगी? इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होगी, अनइफेक्टेड बाय फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। कंज्यूमर गुड्स मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग दो तरह से है। केन्स ने कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस दिया, बाद में टाइम लैग के इंपॉर्टेंस को समझा गया और डायनामिक एनालिसिस को डेवलप किया गया। मल्टीप्लायर जो है वो मनी टर्म्स में भी काम करता है और रियल टर्म्स में भी काम करता है। नाउ कंपैरेटिव स्टैटिक मल्टीप्लायर लैगलेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में काम करता है मल्टीप्लायर, इसलिए इसको डबल एज्ड स्वॉर्ड कहा जाता है। अब हम टेबल में देखेंगे कि मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे होती है। स्टार्टिंग में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुआ, स्टेट के द्वारा किया गया। सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। आप कोई भी फिगर ले सकते हो, मिलियन, बिलियन, कुछ भी आप फिगर ले सकते हो, पर सिंप्लिसिटी के लिए हमने माना कि स्टेट के द्वारा 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में किया गया। सरकार जो है वो घर बनाना चाहती है, कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, उसके लिए वो लैंड ले रही है और लैंड बाय किया, उसके लिए 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। जिन लोगों से लैंड ली, लैंडलॉर्ड्स, उनकी इनकम कितनी बढ़ गई? 100 रुपीज उनकी इनकम बढ़ गई। अब लैंडलॉर्ड्स ने उन 100 रुपीज में से 50 रुपीज खर्च कर दिए और 50 रुपीज की उन्होंने सेविंग्स कर ली। 50 रुपीज क्यों खर्च किए? हमने एज्यूम किया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हाफ है। तो इस तरह से 100 रुपीज का हाफ, 50 रुपीज उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं उन पे खर्च कर दिया। तो उस शॉप वाले की इनकम जो है कितनी बढ़ गई? 50 रुपीज बढ़ गई। अब उसने क्या किया? 25 रुपीज की ग्रॉसरी लाया और 25 रुपीज की सेविंग्स कर दी। जहां पे वो 25 रुपीज की ग्रॉसरी जिस शॉप से लाया, उसकी इनकम 25 रुपीज इंक्रीज हो गई। उसने अपने सर्वेंट को जो है पेमेंट किया और 12.5 कंजम्पशन हुआ और 12.5 जो है उसने बचा लिया, सेविंग्स हुई। उसके सर्वेंट ने 12.5 उसके सर्वेंट की इनकम हो गई और उसमें से 6.25 उसके सर्वेंट ने खर्च कर दिया और 6.25 उसने सेविंग्स कर दी। इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी। इस प्रोसेस को देखने पे आपको पता चलेगा कि जब एक पर्सन खर्च करता है तो दैट इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। तो जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में 100 रुपीज का हुआ था वो बाद में कितने का हो जाएगा? 200। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 1/2। तो 1/1 माइनस 1/2 इनकम में इंक्रीज कितना होगा? 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। दिस वी कैन सी इन द डायग्राम। डायग्राम में देखिए O y axis and O x axis इनकम वी आर टेकिंग ऑन O x axis और O y पे हमने क्या लिया है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री लाइन है, C कंजम्पशन है और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं C प्लस I। E पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं और Y जो है वो इनकम है। अब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, एग्रीगेट डिमांड नई हो गई, नए पॉइंट पे संतुलन होगा E1 पे और इनकम कितनी होगी? Y1। तो जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ उससे कहीं ज्यादा जो है इनकम में चेंज होगा। मल्टीप्लायर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड
दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो इनकम में इंक्रीज होता है, उसे फॉरवर्ड एक्शन कहा जाता है। डायग्राम में आप देखो, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है और इनकम OY है। अब इकोनॉमी में क्या हुआ? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अधिक हो गया। इन्वेस्टमेंट के ज्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट कर गई और न्यू इक्विलिब्रियम इज एट E1 एंड न्यू इनकम इज Y1। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पर, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने पर इनकम में जो चेंज होता है, इनकम में इंक्रीज होता है, उसे फॉरवर्ड एक्शन कहा जाता है। अब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होने पर इनकम कम हो जाती है, उसे बैकवर्ड एक्शन कहा जाता है। ये इन्वेस्टमेंट कम हो गया और इनकम Y से Y2, इनकम पहले से कम हो गई, इसे बैकवर्ड एक्शन कहा जाता है। इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है तो इनकम में इंक्रीज होता है और सेविंग्स भी बढ़ती हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी है स्टार्टिंग में Y पर, Y इनकम पर, E पॉइंट पर। अब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने पर इनकम में इंक्रीज होता है और सेविंग्स भी बढ़ती हैं और प्लान सेविंग्स और प्लान इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं Y1 पर। नाउ डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस में टाइम लैग को लिया गया है। इसमें हम टेबल में देखेंगे। टेबल में इन्वेस्टमेंट हुआ, सेम एग्जाम्पल ले सकते हो आप या कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। स्टेट के द्वारा 100 रुपीज इन्वेस्ट किया गया, लैंड बाय की गई, लैंडलॉर्ड्स की इनकम में इंक्रीज हुआ। तो जैसे ही इंक्रीज हुआ उस टाइम पीरियड में कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं होता। इमीडिएटली मुझे सैलरी मिल रही तो साथ के साथ वो खर्च नहीं कर दी जाती। तो ऐसे लैंडलॉर्ड्स ने खर्च किया नेक्स्ट टाइम पीरियड में, वैसे ही ड्यूरेबल गुड्स वो लेकर आए मार्केट्स में और उस शॉप वाले की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है और वो ग्रॉसरी लेकर आता है। सेम आपका इस तरह से चलता जाएगा और इसमें भी यही है कि एक पर्सन की जो खर्च है वो दूसरे पर्सन की इनकम होती है। जो इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्टिंग में 100 रुपीज किया था, इनकम में इंक्रीज कितना होगा? 200, क्योंकि हमने इसमें भी एज्यूम किया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 1/2। तो इसलिए हाफ जो है वो एक्सपेंडिचर हो जाता है और आधा जो है वो सेविंग्स हो जाती है। सेम वी कैन सी इन द डायग्राम। डायग्राम में 2 एक्सेस OX एंड OY, AS एग्रीगेट सप्लाई कर्व, C+I एग्रीगेट डिमांड कर्व, E पॉइंट इक्विलिब्रियम, Y इनकम, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर इनकम में चेंज हुआ, फिर कंजम्पशन में चेंज हुआ। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है और E1 पर जो है इनकम कितनी होगी? Y1। अब है डायनामिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई, कि हमने एक बार अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इफेक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। पहले 150 रुपीज खर्च किए, 50 रुपीज इनकम में इंक्रीज हुआ, देन 25, देन 12.5। तो इसका इंक्रीज इन इनकम जो है वो कम होता चला जाएगा। अगर हम कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रहता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पीरियड में 100 रुपीज खर्च किए, सेकेंड में इनकम में इंक्रीज 50 रुपीज, थर्ड में 25, देन 12.5, देन 6.25, देन 3.15। इस तरह से इनकम में इंक्रीज होता जाएगा अगर कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट का। नाउ देयर आर सम लीकेजेस। नंबर 1 इज हाई सेविंग्स। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होगी तो मल्टीप्लायर का साइज जो है वो कम होगा।
higher the marginal propensity to save, the smaller will be the size of multiplier. Strong liquidity preference. अगर लोग अपने पास कैश फॉर्म में अधिक अमाउंट रखना चाहते हैं, अपने पास कैश बैलेंसेस रखना चाहते हैं, तो मल्टीप्लायर का साइज कम होगा. नेक्स्ट लीकेज इज परचेज ऑफ ओल्ड स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज. अगर लोग ओल्ड स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब है वो कंज्यूमर गुड्स में कम खर्च करेंगे और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी. टैक्सेशन. अगर कर बहुत अधिक हैं, कर लगाने पर, कर अधिक होने पर इनकम कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा और मल्टीप्लायर का साइज भी कम होगा. एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स. अगर इकोनॉमी में पहले से ही ज्यादा कंजम्पशन गुड्स के स्टॉक हैं, ऐसे में मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो लो होती है, क्योंकि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ज्यादा है, वहीं से डिमांड जो है पूरी हो जाएगी. डेब्ट रीपेमेंट. अगर लोग इंक्रीज्ड इनकम में से खर्च नहीं करते, बल्कि जो उन्होंने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं उनकी पेमेंट करते हैं, उनको रीपे करते हैं, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी. इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन पाई जाती है, कीमतों में वृद्धि होती है, ऐसे में रियल कंजम्पशन जो है वो कम होगा और मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी. नेट इंपोर्ट्स. अगर लोग इंपोर्ट्स पे ज्यादा खर्च करते हैं तो ये लीकेज होगी, दूसरी कंट्री में ये अमाउंट जाएगा और इस तरह से मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. अगर कंपनीज जो हैं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उनको रिजर्व फंड में रखती हैं, ऐसे केस में भी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी. इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है. नंबर 1 इज टोटोलॉजिकल कंसेप्ट. इसे कहा गया है कि जो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर इनकम बढ़ेगी, मल्टीप्लायर मीन्स कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इट डज नॉट रिक्वायर एनी सीरियस अटेंशन. टाइमलेस एनालिसिस है. टाइमलेस एनालिसिस है, स्टैटिक एनालिसिस है. एकदम से इन्वेस्टमेंट हुआ, इंस्टेंट इनकम में इंक्रीज हुआ, तभी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया और गुड्स का भी प्रोडक्शन हो गया और खर्च भी हो गया. इट इज कंसिडर्ड अनरियलिस्टिक. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लीनियर रिलेशनशिप. नॉन लीनियर रिलेशनशिप. केन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट कंजम्पशन में लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है, पर एम्पिरिकल स्टडीज क्या बताती हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और नॉन लीनियर टाइप का भी रिलेशनशिप है. डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स. देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स एंड डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स, जबकि इसमें इग्नोर किया गया है इंड्यूस्ड कंजम्पशन का इन्फ्लुएंस होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पर. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू अंडरडेवलप्ड कंट्रीज. अंडरडेवलप्ड कंट्रीज एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं, वहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ इनपुट्स होती हैं और वहां पर मल्टीप्लायर जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट नहीं रहती, आय के साथ में ये चेंज होती रहती है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में परिवर्तन आता है. कंज्यूमर गुड्स मार्केट में हमेशा मिलेंगी, इट डज नॉट हैपन ऑलवेज. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर.
इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस इकोनॉमी में बहुत अधिक है. The multiplier theory highlights the importance of investment in income and employment theory. जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कई गुना वृद्धि होती है, और जब निवेश कम होता है तो आय और रोजगार में कमी होती है. ट्रेड साइकिल्स. इन्वेस्टमेंट में जब चेंज होता है तो ट्रेड साइकिल्स इकोनॉमी में आते हैं. तो इस तरह से मल्टीप्लायर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. जब इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, इकोनॉमी में रिसेशन और डिप्रेशन होगा, और इन्वेस्टमेंट के अधिक होने पर इकोनॉमी में बूम होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी. As a result of increase in income, savings also increase and equal investment. इकोनॉमी में सेविंग्स और निवेश की समानता पाई जाती है. Formulation of economic policies. Multiplier is an important tool in the hands of modern states in formulating economic policies. अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है तो मल्टीप्लायर से हमें पता चलता है अगर हम थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो इनकम में कई गुना वृद्धि होगी. ट्रेड साइकिल्स को अगर हमें कंट्रोल करना है, अगर रिसेशन है, उस समय सरकार को अधिक निवेश करना होगा. मल्टीप्लायर की थ्योरी से हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है. उसके लिए सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट कर सकती है. इस तरह से मल्टीप्लायर थ्योरी से गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्थिक क्रियाओं में, इस बारे में पता चलता है. These are the references for these presentations and these are frequently asked questions. First question is define multiplier. Multiplier किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दो. What is the relationship between multiplier and marginal propensity to consume? Multiplier और marginal propensity to consume के बीच में क्या रिलेशन है? Tell any 5 assumptions on which investment multiplier is based. 5 assumptions देनी है जिन पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निर्भर करता है. Explain its working. How is dynamic multiplier different from comparative static multiplier? मल्टीप्लायर की वर्किंग के बारे में बताना है आपको, और डायनामिक मल्टीप्लायर कंपैरेटिव स्टैटिक मल्टीप्लायर से किस तरह से अलग है. इस मल्टीप्लायर कंसेप्ट एप्लीकेबल इन अंडर 12 कंट्रीज. क्या मल्टीप्लायर का कंसेप्ट अंडर 12 कंट्रीज में अप्लाई होता है या नहीं. टेल द लीकेजेस विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. उन लीकेजेस के बारे में बताना है जिसके कारण से मल्टीप्लायर गुणक की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. हाउ इज मल्टीप्लायर डबल एज sword? Show it in the diagram. किस तरह से मल्टीप्लायर दोहरी तलवार है, इसको आपको डायग्राम में बताना है. हाउ इज मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी? किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मल्टीप्लायर किस तरह से महत्वपूर्ण है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.25. के की वैल्यू, गुणक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, 0.25. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.60. के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, 0.60. It was all about the multiplier. Thank